नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में होने वाला है उपचुनाव। कांग्रेस का दावा, सर्वे ने उड़ाई भाजपा की नींद। फिर से मध्य प्रदेश में बन सकती है कांग्रेस की सरकार। इसी तरह दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि नॉन बुलेट प्रूफ ट्रक में जवान है, पीएम के लिए करोड़ों का प्लेन है, क्या यही न्याय है। तीसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, यूपी में होने जा रहा है पंचायत का चुनाव, फरवरी में कराने की तैयारी, राजनीतिक दल भी लड़ेंगे चुनाव। जी हां दोस्तों, एक खबर में आपको ले जाएंगे, हर एक समाचार के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट में लिखें जय हिंद। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश उपचुनाव 2020, कांग्रेस का दावा, सर्वे ने उड़ाई बीजेपी की नींद। जी हां दोस्तों, जैसे जैसे मध्य प्रदेश उपचुनाव के मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे सियासी पारा भी गर्म होता जा रहा है। मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी, इसका फैसला तो 10 नवंबर को होगा, लेकिन इसके पहले दोनों ही दलों बीजेपी कांग्रेस द्वारा जीत का बड़ा दावा किया जा रहा है। हालांकि चुनौती दोनों दलों के लिए है। बीजेपी को जहां सरकार बचाने की कवायद में लगी है, वहीं कांग्रेस कम बैक की तैयारी में जुटी हुई है। इसी बीच एक बार फिर सोशल मीडिया पर तेजी से एक्टिव मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस का दावा है कि वे सर्वे में 28 की 28 सीटें जीत रहे हैं और पीसीसी चीफ कमलनाथ दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे। एमपी कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा है कि ताज़ा सर्वे ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है, एक भी सीट पर जीत की संभावना नहीं है। सर्वे के अनुसार कांग्रेस 28, बीजेपी 0, अन्य 0, लोकतंत्र जीत रहा है, नोटतंत्र हार रहा है। वहीं उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा है कि ताज़ा सर्वे ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है, कमलनाथ जी का मुख्यमंत्री बनना तय है। बीते दिनों पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने ट्वीट कर लिखा था कि आखिर वह दिन आ ही गया, लोकतंत्र के गद्दारों से, किसानों के हत्यारों से 3 नवंबर को बदला लेना है। 10 नवंबर को पुनः लोकप्रिय और जनहितैषी सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनेगी। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने लिखा था कि मध्य प्रदेश में जनहितैषी कमलनाथ सरकार के साथ प्रदेश की जनता दीपावली मनाएगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नॉन बुलेट प्रूफ ट्रक में जवान, पीएम के लिए करोड़ों का प्लेन, क्या यह न्याय है। राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी वीवीआईपी हस्तियों के आने जाने के लिए विमान खरीदने को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को लगातार निशाना बना रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्रक में यात्रा कर रहे सेना के जवानों का एक वीडियो जारी किया है और कहा है कि जवानों को नॉन बुलेट प्रूफ ट्रकों में शहीद होने के लिए भेजा जा रहा है और प्रधानमंत्री के लिए 8,400 करोड़ रुपए का हवाई जहाज खरीदा गया है। राहुल गांधी ने शनिवार सुबह ट्वीट किया, हमारे जवानों को नॉन बुलेट प्रूफ ट्रकों में शहीद होने भेजा जा रहा है और पीएम के लिए 8,400 करोड़ के हवाई जहाज, क्या यह न्याय है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन में शामिल होने पंजाब पहुंचे राहुल गांधी से जब पूछा गया कि वह जिस ट्रैक्टर पर बैठे थे उसमें तो सोफे लगे थे, इस पर राहुल गांधी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने 8,000 करोड़ के 2 प्लेन खरीद लिए, उसमें तो पूरा पलंग है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके दोस्त ट्रंप के पास भी ऐसा ही है। इसके बाद वीवीआईपी विमान खरीदने के राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्र सरकार ने जवाब दिया था। केंद्र सरकार ने कहा था कि इन विमानों को लाने की प्रक्रिया लगभग 10 साल पहले यूपीए के शासनकाल में शुरू हुई थी। एनडीए सरकार ने इस डील को तार्किक परिणति तक पहुंचाया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पंचायत चुनाव फरवरी में कराने की तैयारी, राजनीतिक दल भी लड़ेंगे चुनाव। जी हां दोस्तों, यूपी में पंचायत चुनाव फरवरी में करवाए जा सकते हैं। सरकार के स्तर पर फरवरी और मई की कुछ तारीखों पर मंथन किया जा रहा है। इसमें ज्यादातर लोगों का सुझाव है कि मई में गर्मी ज्यादा पड़ेगी, इस वजह से चुनाव फरवरी में बोर्ड परीक्षा से पहले करवा लिए जाएं। पहले चुनाव दिसंबर में होने थे, वहीं इस बार खुलकर राजनीतिक दल भी हिस्सा ले सकेंगे। इससे चुनाव दिलचस्प होने के आसार हैं। अब राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार वोटर पुनरीक्षण का काम शुरू हो गया है, जिससे 29 दिसंबर तक फाइनल करने की तैयारी है। इसके बाद पंचायतों के आरक्षण का काम होगा। इसके बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ऑनलाइन बन सकेंगे वोटर। आयोग ने पहली बार ऑनलाइन वोटर बनाने का भी विकल्प दिया है। इसके लिए आयोग की वेबसाइट sec.up.nic.in पर रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। इन सूची को जिलों में बीएसओ सत्यापित करेंगे और सूचनाएं सही पाए जाने पर वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा। पंचायत चुनाव के लिए करीब 80,000 मतदान स्थलों के 2 लाख मतदान केंद्रों पर 1 लाख बीएलओ की ड्यूटी लगाई जाएगी। आयोग ने पहली बार बीएलओ के लिए ई
येलो ऐप विकसित किया है, जिसके जरिए वे सभी सूचनाएं फीड कर सकेंगे। राजनीतिक दल भी लेंगे हिस्सा। अभी तक राजनीतिक दल पंचायत चुनाव में पर्दे के पीछे से ही समर्थन करते थे, लेकिन इस बार दल खुलकर हिस्सा लेने की योजना बना रहे हैं। इस वजह से चुनाव दिलचस्प होने की उम्मीद है। बीजेपी ने तो बाकायदा हर जिले में अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पंचायत स्तर पर भी बैठकें शुरू कर दी गई हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, विवादास्पद एक्ट को असंवैधानिक बताया। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने एक विवादास्पद एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विवादास्पद रोशनी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि 25,000 करोड़ रुपए की भूमि आवंटन योजना की जांच सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। सीबीआई करेगी जांच। जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस राजेश बिंदल की अध्यक्षता में गठित डिवीजन बेंच ने मामले की जांच सीबीआई को देने का निर्देश जारी किया। क्या है रोशनी एक्ट? गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में 20 लाख कनाल सरकारी भूमि पर नेताओं, पुलिस अधिकारियों, नौकरशाहों, राजस्व अधिकारियों के अवैध कब्जे को जायज बनाने के लिए रोशनी एक्ट बनाया गया, जिसमें करोड़ों रुपए की जमीन बहुत कम दामों पर दे दी गई। कब हुआ अधिनियमित? नवंबर 2001 में विधानमंडल ने इसे अधिनियमित किया और मार्च 2002 में इसे लागू किया गया था, पर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में सिख युवक से बदसलूकी पर सीएम अमरिंदर सिंह ने जताई नाराजगी, ममता बनर्जी से की कार्रवाई की मांग। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में गुरुवार को बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इस दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया था। इसकी तस्वीरें, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस बीच एक सिख शख्स का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिसकर्मी से झड़प के दौरान सिख शख्स की पगड़ी नीचे गिर जाती है। बीजेपी का आरोप है कि हावड़ा मैदान इलाके में कोलकाता पुलिस ने बठिंडा के रहने वाले 43 वर्षीय सिख शख्स बलविंदर सिंह की पगड़ी खींचकर धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। कई नेताओं व अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हस्तियों ने इसकी निंदा की है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इस घटना पर नाराजगी जाहिर की है। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रविंद्र ठुकराल ने बताया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोलकाता पुलिस के उस कृत्य पर दुख जाहिर किया है, जिसमें गिरफ्तारी के दौरान सिख युवक की पगड़ी गिरा दी जाती है। मुख्यमंत्री सिंह ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से सिखों की भावनाओं को आहत करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, राहुल गांधी होंगे कांग्रेस के स्टार प्रचारक, इतनी रैलियों को करेंगे संबोधित। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण को लेकर बढ़ती नाराजगी के बीच कांग्रेस एक अभियान की योजना बना रही है, जिसमें राहुल गांधी इसके स्टार प्रचारक होंगे। पार्टी सूत्रों ने कहा कि 3 चरण के चुनावों के दौरान राहुल गांधी प्रत्येक चरण में 6 रैलियों को संबोधित कर सकते हैं, जिसमें महागठबंधन के सहयोगियों के साथ एक संयुक्त रैली शामिल है। पार्टी की योजना डिजिटल रूप से मतदाताओं तक पहुंचने की भी है, क्योंकि कोरोना काल में लोग कांग्रेस की रैलियों और अन्य सार्वजनिक बैठकों में बड़ी संख्या में शामिल नहीं होना चाहते। बिहार में कांग्रेस पहले चरण में 21 सहित कुल 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बुधवार को पहले चरण की टिकटों की घोषणा की गई, जिसके बाद टिकट पाने में असफल रहे नेताओं में काफी नाराजगी है। मुस्लिम नेता पहले चरण के टिकट बंटवारे से संतुष्ट नहीं है। किसी भी अल्पसंख्यक को एक भी टिकट नहीं दिया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर वरिष्ठ नेताओं द्वारा भाई भतीजावाद का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ ने आरोप लगाया कि टिकट बेचे गए हैं। कांग्रेस का नेतृत्व इस तरह के विरोध और आरोपों को खारिज कर रहा है। पार्टी का कहना है कि इसके पास अपने कोटे की सीमित संख्या है और इसलिए सभी को टिकट नहीं दिया जा सकता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या बिहार चुनाव में कृषि कानून, एलएसी और सीएए जैसे मुद्दे डालेंगे असर? जाने क्या है एक्सपर्ट्स की राय। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनावों में विपक्ष ने राष्ट्रीय मुद्दों पर भाजपा को घेरने की रणनीति तैयार कर रखी है, लेकिन इसके कारगर होने के आसार नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि स्थानीय विकास के मुद्दे ही निर्णायक साबित होंगे। हाल में किसानों से संबंधित 3 कानूनों को लेकर कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं तथा कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है। इसी प्रकार श्रम सुधारों, हाथरस कांड के आलोक में महिला सुरक्षा, बिना तैयारी के लॉकडाउन और एलएसी की स्थिति को लेकर भी कांग्रेस आक्रामक है। बिहार चुनाव प्रचार में भी ये मुद्दे उसकी तरफ से उठाए जाएंगे, लेकिन मतदाताओं पर यह कितना असर डाल पाएंगे, इसमें संदेह है। इसी प्रकार बिहार में मुस्लिम मतदाताओं की खासी संख्या होने के कारण नागरिकता संशोधन कानून का मुद्दा भी उठेगा। यह मुद्दा मुस्लिमों को भाजपा के खिलाफ कारगर हो सकता है, लेकिन ऐसा होना स्वाभाविक माना जा रहा है। सीएसडीएस के संजय कुमार के अनुसार भले ही राजनीतिक दल इन मुद्दों को उठाएं, लेकिन चुनाव पर इन मुद्दों का हावी होना मुश्किल है। दरअसल यह देखा गया है कि राज्य के चुनाव में स्थानीय मुद्दे ही भारी पड़ते हैं। हालांकि कई मुद्दे ऐसे हैं जो केंद्रीय मुद्दे भी हैं और राज्य के भी हैं, जैसे बेरोजगारी मुद्दा इन चुनावों पर असर डालेगा। यह देशव्यापी मुद्दा है। इसी प्रकार कोरोना प्रबंधन से जुड़े मुद्दे का भी थोड़ा असर हो सकता है, लेकिन कृषि
कानून, श्रम सुधार, LAC, नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दों पर यह चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। स्थानीय विकास से जुड़े मुद्दे ही इस चुनाव में निर्णायक होंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुपौल में जनसंपर्क करने पहुंचे बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू का ग्रामीणों ने किया घेराव। जी हां दोस्तों, बिहार की सुपौल जिले में बसंतपुर प्रखंड के निर्मली पंचायत में गुरुवार को जनसंपर्क के लिए पहुंचे छातापुर के भाजपा विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने विधायक का घेराव कर जमकर नारे भी लगाए। हालांकि विधायक इस दौरान ग्रामीणों को आश्वासन देते रहे कि इस बार सड़क बनवा देंगे, लेकिन ग्रामीण एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। घंटों तक विधायक और ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक होती रही। अंत में ग्रामीणों का भारी विरोध देखते हुए विधायक को लौटना पड़ा। जानकारी के अनुसार गुरुवार को ग्रामीणों को जैसे ही सूचना मिली कि जनसंपर्क करने के लिए विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू निर्मली पंचायत में आ रहे हैं, ग्रामीणों ने विधायक का घेराव करने के लिए सड़क पर मवेशी को चारा खिलाने वाले नाद को रखकर जाम कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि निर्मली चौक से प्रभात जाने वाली सड़क कई साल से जर्जर है। बारिश के मौसम में सड़क पर घुटना भर पानी जमा हो जाता है। इसके कारण लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। ग्रामीणों ने कहा कि निर्मली पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और ANM के नहीं रहने के कारण लोगों को इलाज कराने के लिए 16 किलोमीटर दूर वीरपुर जाना पड़ता है। विधायक नीरज सिंह बबलू ने 3 साल पहले सड़क का शिलान्यास किया था, लेकिन सड़क आज तक नहीं बनी। ग्रामीणों ने कहा, जब चुनाव नजदीक आता है तो विधायक जगह जगह सड़क का शिलान्यास करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद नजर नहीं आते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जावड़ेकर के प्रेस फ्रीडम वाले बयान पर सुरजेवाला का तंज, कहा सरकार की दोहरी नीति का स्पष्ट उदाहरण। जी हां दोस्तों, भारतीय मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर दिए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के बयान पर कांग्रेस पार्टी ने उन्हें निशाने पर लिया है। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि एक ओर तो सरकार सच छुपाती है, मीडिया को सच बाहर लाने से रोकती, और दूसरी ओर मीडिया की स्वतंत्रता की बात भी करती है। यह इस सरकार की दोहरी नीति का स्पष्ट उदाहरण है। रणदीप सुरजेवाला ने शुक्रवार को ट्वीट कर प्रकाश जावड़ेकर के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि यह अजीब है कि केंद्रीय मंत्री कठपुतली मीडिया की प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं, जबकि इनकी सरकार कृषि विधेयक को पास कराने के लिए राज्यसभा टीवी को म्यूट कर देती है। इनकी सरकार मीडिया को महामारी पर रिपोर्टिंग करने से रोकती है। इन्हीं की सरकार पत्रकारों पर हमले के मामले में चुप्पी साध लेती है और किसी की असहमति पर बल प्रयोग करती है। उनके मुख से प्रेस फ्रीडम की बातें मजाक जैसी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। TRP घोटाले को लेकर संजय राउत का बड़ा बयान, बताया कितने करोड़ का है ये खेल। जी हां दोस्तों, गुरुवार को उजागर हुए TRP घोटाले को लेकर शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता व राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने TRP घोटाले को 30,000 करोड़ रुपए का बताया है। संजय राउत ने कहा है कि अगर मुंबई पुलिस कमिश्नर खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात कह रहे हैं तो उनके पास जरूर कोई न कोई ठोस सबूत होंगे। संजय राउत ने कहा है कि यह TRP का बड़ा घोटाला है। मुंबई पुलिस के अनुमान के मुताबिक घोटाला 30,000 करोड़ का हो सकता है। जो चैनल महाराष्ट्र के नेताओं पर छीड़कंशी कर रहा था और सत्य की बात कर रहा था, उसके पीछे कितना बड़ा ढोंग है यह सामने आ गया है। मुंबई पुलिस ने पर्दे के पीछे की हकीकत उजागर कर दी है। दरअसल मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने गुरुवार को खुलासा किया है कि 3 चैनल कुछ लोगों को हर महीने 400 से 500 रुपए का लालच देकर अपनी TRP बढ़वा रहे थे। इस घोटाले का खुलासा मुंबई पुलिस की कार्रवाई से हुआ है। मामले की शिकायत TRP बताने वाली एजेंसी बार्क ने खुद की थी। सूत्रों के मुताबिक TRP घोटाले में मुंबई पुलिस के पास कई अहम सबूत हैं। मुंबई पुलिस ने इस मामले में विशाल भंडारी नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है, लेकिन TRP के इस पूरे खेल में संजू राव नाम का शख्स बड़ी मछली है। TRP घोटाले पर मुंबई पुलिस के खुलासे के बाद रेटिंग एजेंसी बार्क ने भी बयान जारी कर जांच का स्वागत किया है। साथ ही जांच में हर मदद देने का भरोसा भी जताया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गुजरात कांग्रेस का दावा, उपचुनाव की सभी 8 सीटों पर होगी जबरदस्त जीत, बताई यह वजह। जी हां दोस्तों, गुजरात कांग्रेस के प्रभारी राजीव सातव ने शुक्रवार को दावा किया कि राज्य में 3 नवंबर को 8 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस जबरदस्त जीत हासिल करेगी, क्योंकि जनता राज्य की भाजपा सरकार से तंग आ चुकी है। जन आक्रोश रैली को ऑनलाइन संबोधित करते हुए सातव ने कहा कि राज्य में भाजपा पिछले 25 वर्षों से सत्ता में रही, लेकिन किसानों और युवाओं समेत समाज के सभी वर्ग नाखुश हैं। साथ ही आरोप लगाया कि सभी वर्गों ने यह महसूस किया है कि भगवा दल को वोट देना ऐसी भ्रष्टाचारी सत्ता को समर्थन देना है जो कि बांटो और शासन करो में भरोसा करता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा को जड़ से उखाड़ फेंकने का जन आंदोलन राज्य के उपचुनाव से शुरू होगा और स्थानीय निकाय चुनाव में भी जारी रहेगा, जो कि नवंबर के अंत अथवा दिसंबर के लिए प्रस्तावित है। लोग भाजपा को सबक सिखाने का मन बना चुके हैं। उन्होंने नए कृषि कानूनों को किसान विरोधी करार देते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता परेश धड़ानी ने
रैली को संबोधित करते हुए गुजरात की विजय रूपाणी सरकार पर लॉकडाउन के दौरान जनता पर आर्थिक मार पड़ने के बावजूद स्कूलों और कॉलेजों की फीस माफ नहीं करने का आरोप लगाया। वहीं गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने कहा कि फरवरी में अहमदाबाद के एक स्टेडियम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए आयोजित कार्यक्रम नमस्ते ट्रंप के कारण भारी भीड़ जुटना ही गुजरात में कोरोना वायरस के प्रसार की वजह बना। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कोलकाता भाजपा के महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित कई नेताओं पर मामला दर्ज। जी हां दोस्तों, कोलकाता पुलिस ने शुक्रवार को भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय, सांसद लॉकेट चटर्जी, अर्जुन सिंह, राकेश सिंह, भाजपा नेताओं भारती घोष और जयप्रकाश मजूमदार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन लोगों पर गैर कानूनी ढंग से विधानसभा जाने और कानून के उल्लंघन का आरोप है। हम कानूनी रूप से लड़ेंगे। दिलीप घोष, पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि पुलिस तृणमूल कांग्रेस कैडर की तरह काम कर रही है। यह स्पष्ट है कि सीएम ममता बनर्जी डरी हुई है और इसलिए पुलिस का इस्तेमाल अपने कैडर के रूप में कर रही है। हमारे खिलाफ दर्ज मामले शर्मनाक हैं। उन्हें नहीं पता कि लोकतंत्र कैसे काम करता है। हम कानूनी रूप से लड़ेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। झारखंड में विस्फोटक का अवैध कारोबार करने वाले भाजपा नेता गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, नवलशाही थाना की पुलिस ने विस्फोटक का अवैध कारोबार करने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र प्रसाद मेहता को गिरफ्तार कर लिया है। भाजपा नेता की गिरफ्तारी गुरुवार देर रात डोम चांच के काली मंडा स्थित उनके आवास से हुई। शुक्रवार को आरोपी नेता को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार 1 जुलाई 2020 को नवलशाही थाना क्षेत्र के मसमोहना में पुलिस ने वाहन जांच के क्रम में भारी मात्रा में उनके वाहन से विस्फोटक बरामद किया था। उस समय मोटरसाइकिल पर 400 पीस पावर जेल विस्फोटक ले जाते 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार आरोपियों में डोबचांच नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड पार्षद नीलकंठ मेहता का पुत्र नवीन कुमार व बेहराडीह निवासी प्रकाश मेहता का पुत्र संदीप मेहता शामिल थे। आरोपियों ने उस समय बताया था कि उक्त विस्फोटक को जयनगर थाना क्षेत्र में सप्लाई करने के लिए ले जा रहे हैं। पुलिस ने बरामदगी को लेकर थाना कांड संख्या 5420 दर्ज किया था। बताया जाता है कि गिरफ्तारी आरोपियों से पूछताछ में पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि विस्फोटकों की सप्लाई भाजपा नेता देवेंद्र प्रसाद मेहता के मैगजीन हाउस से हुई थी। देवेंद्र के नाम से डोमचांच थाना के गैठी बाद में मां गंगा एक्सप्लोसिव मैगजीन है। विस्फोटक के अवैध कारोबार में नाम आने के बाद से ही प्राथमिक अभियुक्त देवेंद्र मेहता की तलाश पुलिस कर रही थी। थाना प्रभारी अब्दुल्ला खान ने बताया कि आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रघुराम राजन ने मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान पर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आशंका जताई कि कहीं यह संरक्षणवाद में न बदल जाए, जिसका हमें पहले अच्छा परिणाम नहीं मिला है। रघुराम राजन ने कहा कि सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान का परिणाम संरक्षणवाद के रूप में नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले भी प्रकार की नीतियां अपनाई गई, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं दिखा। कहीं मेक इन इंडिया की ही रीब्रांडिंग तो नहीं। राजन ने कहा कि उन्हें अब तक यह साफ नहीं है कि आखिर सरकार का आत्मनिर्भर भारत से मतलब क्या है। अगर यह उत्पादन के लिए एक परिवेश बनाने को लेकर है, तब यह मेक इन इंडिया पहल की रीब्रांडिंग जैसा ही है। उन्होंने कहा अगर यह संरक्षणवाद को लेकर है, जैसा कि दुर्भाग्य से भारत ने हाल ही में टैरिफ बढ़ाई, तो मेरी समझ से यह रास्ता अपनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने पहले इसको लेकर कोशिश कर ली है। संरक्षणवाद से गरीबी बढ़ी। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक रघुराम राजन ने कहा, पहले भी हमारे पास लाइसेंस परमिट राज्य व्यवस्था थी। संरक्षणवाद का वह तरीका समस्या पैदा करने वाला था। उसने कुछ कंपनियों को समृद्ध किया, जबकि वह इसमें हम में से कईयों के लिए गरीबी का कारण बना। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश चुनाव आयोग पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव के बीच राज्य चुनाव आयोग पर दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर कार्रवाई के संदर्भ में दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया और निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत की। पार्टी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग के शीर्ष अधिकारियों से डिजिटल मुलाकात कर उनके समक्ष अपनी बात रखी। इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक, दिग्विजय सिंह, कपिल सिब्बल, विवेक तनखा और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव प्रणब झा शामिल थे। कांग्रेस की ओर से जारी बयान के मुताबिक पार्टी नेताओं ने निर्वाचन आयोग से कहा कि दिशा निर्देशों के उल्लंघन को लेकर राज्य आयोग की तरफ से दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने आयोग के समक्ष यह भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी गई, जबकि भाजपा के कई नेता और मंत्री दिशा निर्देशों का खुला उल्लंघन करते हुए रैलियां कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि मध्य प्रदेश के मंत्री ब्रिजेंद्र यादव एक वीडियो में मतदाताओं को पैसे बांटते दिखे हैं और आचार संहिता लागू होने के बाद भी प्रदेश की सरकार ने मंडी कर में कटौती की घोषणा की। पार्टी के अनुसार निर्वाचन आयोग ने भरोसा दिलाया है कि उपचुनाव आयुक्त मध्य प्रदेश प्रभारी को भोपाल भेजा जाएगा, ताकि तथ्यों की जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होगा।
इनमें से ज्यादातर सीटें कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफा देने और पाला बदलने के कारण खाली हुई है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।